अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। इस वक्त सबसे बड़ा मामला यह है कि क्या मरदमशुमारी के नताइज को मान लिया जाएगा तो हल्का बंदियाँ कैसे होंगी, हल्का बंदियाँ होंगी तो निगरान सेटअप कितना लंबा होगा। निगरान सेटअप को जो एम्पावर किया गया है उसका मामला क्या सिर्फ वो जो माली मामलात है उस तक होगा या इंतज़ामी मामलात में ये तमाम तर पेचीदगियाँ सामने आएंगी जब हल्का बंदियों के हवाले से बात उठेगी और नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। तो किस हद तक पेचीदगियाँ हैं, क्या तीन बड़े मामलात हैं, उस पर भी आज बात करके देखेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके लिए सबसे मुश्किल मरहला ये होगा कि जहाँ पर ये एंडिंग हो रही है वहाँ पर पेट्रोल की कीमत 20 रुपये बढ़ा, यानी तकरीबन 19 रुपये 95 पैसे का मतलब 20 रुपये हो गया, 20 रुपये बढ़ाकर छोड़ कर ये गवर्नमेंट जाएगी। तो ये एक बड़ा डैमेजिंग पार्ट हो सकता है इस तमाम तर गवर्नमेंट के लिए, जो कि PDM के प्लेटफॉर्म से भी है, ख़ासतौर पर नून लीग इस वक्त फेस है क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं और वो हैं शहबाज शरीफ साहब। और फिर हम देखते हैं कि ये जो 15वीं कौमी असम्बली है इसने इस कलील अरसे में 5 साल के अरसे में जो कि 2018 से शुरू हुई, अब 12 अगस्त 2023 तक जाएगी ये, अगर अपनी मुद्दत पूरी कर रही है तो 209 बिल मंजूर की है। और अभी हालिया हमने 4 दिनों में देखा 54 बिल मंजूर कर लिया, आज फिर 8 बिल मंजूर हो गए। तो धड़ाधड़ बिल मंजूर हो रहे हैं। क्या बिल बिला रही है ये कौमी असम्बली, और जो आम आदमी है वो अपने बिल लेकर रो रहा है बेचारा। बिजली गैस के महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि मुल्क के वसी तर मफाद में ये तमाम तर मुश्किल फ़ैसले किए ही जाने हैं और मुश्किल फ़ैसलों का ट्रिगर डाउन इफ़ेक्ट ज़ाहिर है आम आदमी तक पहुँच रहा है। आने वाला इलेक्शन, निगरान सेटअप, इस वक्त वज़ीर आज़म के नाम पर जो मुशावरत, मियां नवाज शरीफ की वापसी होगी नहीं होगी, कैसे होगी, इन तमाम तर चीज़ों पर आज बात करेंगे। सेनेटर अब्बास आफरीदी रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ साथ इफ्तिखार शिराजी साहब सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर, दोनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास आफरीदी साहब, सर धड़ाधड़ बिल मंजूर हो रहे हैं। पहले तो हम इन जो 5 सालों की कारकर्दगी है उसी पर बात करें, उसके बाद जो आपकी हुकूमत है उसने तो अभी 4 दिन में 54 बिल पास कर दिए हैं सर। ऐसा है ना कि जब भी ये गवर्नमेंट आती है, ये गवर्नमेंट आई थी, एक क्राइसिस था, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए आपने देखा कि इस मुल्क में जब भी हो रहा है, अमेरिका और इसराइल तक ह्यूमन राइट्स की बात कर रही थी, और परसों आपने देखा कितने लोग शहीद हुए। तो ह्यूमन राइट्स दुनिया का हमें नज़र नहीं आया। आज जो आप बिलों की बात कर रहे हैं, जब से 3.5-4 साल कोई काम ना हो तो उस काम का बर्डन मुल्क पे आता है, और उसको जिस हालात में थे, जिस सिचुएशन में थे, जो इधर एक निज़ाम बन चुका था मुल्क का, हर एक नो मैन लैंड पूरे मुल्क से बन गया था। तो एक डायरेक्शन ठीक करने के लिए, इस्लाहात करने के लिए ये वो वक्त नहीं था। ये अभी यही टाइम था कि इस जो थोड़े बहुत दिन थे जो भी काम हो सकता है। अभी निगरान सेटअप आएगा, इलेक्शन होगा, उसके बाद एक रेगुलर गवर्नमेंट आएगी। वो जो ये तबाही सबब बना है ये मुल्क, और दोबारा इसको जवाल पजीर किया, तो उसको इंशाल्लाह दोबारा मजबूत किया जाएगा। इफ्तिखार शिराजी साहब, 209 बिल इन 5 सालों में, 54 बिल इन 4 रोज़ में और 8 बिल आज फिर। अब बस अब सेनेटर साहब के साथ अगर आ रहे हैं कि मुल्क तहरीक इंसाफ ने कदर तबाही फैलाई करने के लिए शायद उनको इस तरह की कानून साजी करनी पड़ी। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो मेरा ख्याल में अगर बकौल उनके तहरीक इंसाफ जो तबाही का आलम मचा के गई थी, अब उससे तो कहीं ज़्यादा में तबाही के मनाज़र नज़र आ रहे हैं। गोया कि वो डॉलर अगर 160-70 पे छोड़ के गए थे तो आज डॉलर 300 रुपये में मिल रहा है। अगर उस दौर में चीनी 60 रुपये किलो थी तो आज पता नहीं 100 से और उससे ऊपर चली गई है। आटे की कीमत देखें, महंगाई का आलम देखें, इन्फ्लेशन पिछले 65 साल के फिगर्स को क्रॉस कर चुकी है, बेरोजगारी अपने अरूज पे है, जो मुल्क का जो ग्रोथ रेट था वो 6% पे तहरीक इंसाफ छोड़ के गई है और आज 2.5% पे भी नहीं है। और इसी तरह जो IMF के साथ मुआहदे उन्होंने किए थे, हमने कहीं उससे बढ़ के इस हुकूमत के दौर में देखे हैं कि अब पेट्रोल की कीमत होगी, बिजली गैस की कीमतें होंगी, कई गुना बढ़ाई चुकी हैं। एक एक वक्त में 750 रुपए पर यूनिट बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है। अब पेट्रोल की कीमतें आपने खुद बताई हैं कि एक दिन में गोया के 20 रुपए पर लीटर इजाफा किया जा रहा है। तो अगर ये कानून साजी अवाम के मफाद में की जा रही है और की गई है
तो फिर उसके फवायद भी तो नजर आने चाहिए। इफ्तिखार हमें साहब तो ये मैं नजर तो आता है कि यही बात कह रहा मुश्किलात हूँ, कैसे कहीं इफ्तिखार बढ़ गई साहब हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ कि कौमी असम्बली एक तरफ बिल बिला उठी है और दूसरी तरफ जो आम आदमी है वो बेचारा एक बिल है उसका बिजली का बिल, वो उसी को देखकर बिल बिला उठा है। तो हमारे लिए तो वो बिल ज़्यादा बड़ा मसला है और उस बिल का हल को बहुत बड़ा मसला था। क्या कहते हैं अब्बास साहब? देखिए, मेरे भाई ने जो बात की महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। नवाज शरीफ साहब जब बैठे थे, मेरे भाई से मैं पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा मसला आ गया था कि जिस टाइम को आपको IMF को आपने खुदा हाफिज कह दिया था, लोग खुश थे। इन्होंने कहा चीनी का क्या रेट था उस टाइम, आटे का क्या रेट था, पूरी इकॉनमी का क्या रेट था, रिजर्व्स का क्या रेट था, स्टॉक एक्सचेंज का क्या रेट था। ये सारी वो चीज़ें थी जो उस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रही थी और तरक्की की तरफ गामज़न थी। फिर उसके साथ क्या ऐसे हुआ कि जो दुनिया उठ के खड़ी हो गई। फिर इनकलाब इमरान खान साहब का 9 साल KPK में क्या हुआ। अभी वो जो इतनी जल्दी नहीं ठीक होता, जैसे इन्होंने तालिबान से एग्रीमेंट की तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम क्या करते जब अफगानिस्तान में नई गवर्नमेंट आई, वो हमारी तरफ हमसे पूछे ना। अभी जो कत्लो गारत हो रही है, खून खराबा हो रहा है, इधर तो शुक्र करें आप लोग की तरफ ये नहीं है, आप इकॉनमी के लिए, हम तो जिंदगियों के लिए रो रहे हैं। जो साहब बहादुर ने किया, जो उन सब के साथ एग्रीमेंट करके उनको वापस ले आया, इसको दर्द था उसकी, ये तालिबान खान जो है। और अभी कहता है जी ये तो TTP ने नहीं किया, देश ने किया। कितना फ़ख्र से कह रहे हैं। हमसे पूछे जो हमारी सारी जिंदगियां इधर है, हम लड़े झगड़े, खून बहा, और उसका तो बाकी पाकिस्तान को तो परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं जी महंगाई आई। महंगाई तो जिस शख्स ने की, उठ के उसके सामने बोलना पड़ता है। जो मुल्क का तबाह और बर्बाद किया, IMF का एग्रीमेंट ख़त्म किया, जिससे मुल्क को डिफॉल्ट पे ले जाना चाह रहा था, इस अब्बास तरह साहब, कोई दुनिया के साथ अब्बास रिलेशनशिप साहब करता है, एक चीज़ इस आपके तरह साथ के हालात बनाता है, फिर दुनिया उठती है और ह्यूमन राइट्स की बात। और अभी जो लोग शहीद हुए, कई दरिए ह्यूमन राइट्स नहीं। चैनल पे ये बातें देखा है ना आप लोग, ये चीज़ें देखा है कि जी देखिए ये ह्यूमन राइट्स की इसराइल बात कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, अभी शहादती हुई। किधर है इसराइल की ह्यूमन राइट्स की बात? हमारे तजिया निगार किधर है? अभी ह्यूमन राइट्स की बातें किधर है? देखें, हकीकत देखना चाहिए, सच्चाई देखनी चाहिए। एक पूलता पाकिस्तान को तबाही की सबब बनाया, लोगों को स्ट्रेस में मुब्तला किया, मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, अब्बास साहब, बर्बाद किया, इदारों को सारा तबाह का। इतना जल्दी ठीक ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये टाइम मांगता है वापस ठीक करने के लिए। नून लीग जब भी आई है उसको क्राइसिस, डुबोया हुआ मुल्क दिया और उसने उसको फिर खड़ा किया। अच्छा अब्बास लेकिन साहब, इस तरह मुल्क को मेरा नहीं होने सवाल देना ये और है, उसको अब्बास तबाह साहब, और फिर बना। वो सारे क्राइसिस ठीक आप बात कर रहे हैं, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस पर हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स इस पर मौजूद हैं। और जिस तरह से एक बार फिर से हम देख रहे हैं सिक्योरिटी खदशात बढ़ रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इन 15 महीनों की मैं बात करूं, आपकी गवर्नमेंट ने इन 15 महीनों पे इन चीज़ों पर क्या काम किया? यही बात है ना कि 15 दिनों में आपने 4000 लोगों को इन कर दिया। फिर उसके बाद ऐसे आसान काम है? इतना जल्दी हो सकता है कि एक शख्स जो है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होके इस तरह के फैसले करते, जो स्टेट को जो है दोबारा आंख में जो काम हम 20 साल से उसको ख़त्म करने में लगे थे, उस शख्स ने 1 महीने में सारे अपने इक़्तिदार के लालच में ऐसे ऐसे फैसले किए। इसमें तो इसको फांसी लगानी चाहिए। ये एक ही केस ऐसा केस है जिसमें ये शहादतें हो रही हैं, जिसमें पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, फौज वाले शहीद, हमारी आवाम शहीद हो रही है, और हमारे इदारों को लोग गलत बात कर रहे हैं। लेकिन जो करने वाला है वो बड़े फ़ख्र से टीवी पे आ जाता है, कभी टिकटॉकर बन जाता है, कभी यूट्यूबर बन जाता है। एक तमाशा बनाया हुआ है। इफ्तिखार साहब, चले कि ठीक है, गुज़िश्ता मामलात हैं, असर होता है, जाहिर है कि पुराने फैसलों का असर होता है। इसीलिए मेरा ख्याल है 9-10वें इजलास का मसला रहा और फिर एक नया मुआहिदा किया गया IMF के साथ। निगरान सेटअप सर, और बड़े शुकूक व शुबात बढ़ रहे हैं। ज़रा मुश्तरका मफादात कौंसिल का 2 तारीख को होने वाला इजलास भी नहीं हुआ, अब दोबारा समरी भेजी गई है और मंजूरी होती है नहीं होती है तो नई पेचीदगी खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन डिले हो सकता है, और हो सकता है तो फिर उसके क्या असरात होंगे? इफ्तिखार साहब, देखें, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, सेनेटर साहब के साथ, सादत राम के साथ, इस मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, इसमें सिर्फ सिविल हुकूमत अकेले फैसला नहीं करती, इदारों का इनपुट होता है और उसकी बुनियाद पे फैसले किए जाते हैं। और रह के मामला इस वक्त जो दहशत गर्दी की लहर इस मुल्क के अंदर चल पड़ी है, हमें तो अब ये बताया जा रहा है कि ये जो दहशत गर्द है ये अफगानिस्तान से आ रहे हैं और ये अफगान शहरी हैं। कल की बात कर लें, जो यूरोप के अंदर जो कुछ हुआ है कैंट के अंदर,
हमलावरों के उसकी बारे में कड़ियां भी बताया जा रहा है अफगानिस्तान से कि मिलती हैं। अफगान तालिबान है, वो पाकिस्तानी तालिबान नहीं, अफगान तालिबान है। तो मेरे ख्याल में हमें किसी एक फैसले को लेके किसी एक शख्स को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि उन दुश्मनों की तरफ उंगली उठानी चाहिए कि चले, जो मैं वाकई इस पे तो कर लूंगा। इफ्तिखार साहब जरा आगे बढ़ते हैं ना, और चीज़ों पर बात है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। सर ये बताएं, हल्का बंदियां, इसको नई पेचीदगियां, इसको कैसे देख रहे हैं? कैसे होगा ये मामला हल? नहीं होता तो फिर लंबा होगा मामला, निगरान सेटअप को बैठना पड़ जाएगा। पहले भी दो हुकूमतें जो निगरान हैं ही। मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखें, हम पहले एक बहुत गलत नज़ीर कायम कर चुके हैं। गोया के आइन में बड़ी वजाहत के साथ लिखा गया है कि कहीं कोई सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो उसके बाद 90 रोज़ में इलेक्शन का इनेकाद लाजिम है। अगरचे आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर एक गलत नज़ीर कायम की, इसके बावजूद कि अदालती फैसले मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद नहीं किया गया और जो वजूहत बताई गई उतनी जानदार नहीं थी। लेकिन अब यही वजह है कि आज मरकज में जब कौमी असम्बली डिज़ाल्व होने जा रही है तो वो हुकूमती इत्तेहादी कि जो कल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा पे बड़े खुश नजर आ रहे थे, आज मुतफक्किर हैं, गोया के परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये निगरान सेटअप तवालत का शक्ल इख्तियार कर ले। तो अच्छा मैं इफ्तिखार समझता साहब, हूँ कि एक ब्रेक ले रहा हूँ, आप बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से फ़ौरन वापस आता हूँ तो अब्बास साहब से इसी पर बात करता हूँ कि दो निगरान सेटअप को देखकर जो तीसरी मरकज़ के निगरान सेटअप और सबसे अहम निगरान सेटअप आने वाला है, क्या उससे खौफजदा हैं? अगर हैं तो उसकी वजूहत क्या है, नहीं है तो भी उसकी वजूहत क्या है? क्योंकि लगता तो यूँ ही है कि निगरान सेटअप के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात दिखाई दे रही हैं, तभी कोई नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले, जैसे कि मैंने कहा था, इफ्तिखार साहब ने बड़ी डिटेल डिस्कशन में ये बात भी बताई है कि दो निगरान सेटअप जो मौजूद हैं और वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए तो उसका खदशा अभी मौजूद है कि मरकज़ में इलेक्शन हो ना हो, डिले होते हैं नहीं होते, क्योंकि हर कोई इस पर बात कर रहा है। हुकूमती सतह से भी इस पर बात हो रही है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है यानी वो भी बात कर रही है। अब्बास साहब, जो दो निगरान सेटअप इतने लंबे हो गए तो क्या कोई खदशा है कि मरकज़ वाले मामले में कहीं कोई ऐसा इबहम हो, कोई ऐसी कन्फ्यूजन हो? देखें, एक तो इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, लेकिन अगर आइनी बहरान को भी देखें तो हर चीज़ की जड़ ये शख्स है। एक 5 साल के लिए असम्बलियाँ बनती हैं। इसने जब इक़्तिदार में था तो असम्बली नहीं आता, जब उसके ऊपर अदम एतमाद आया तो असम्बलियाँ छोड़ दी, सूबों की असम्बलियाँ तोड़ दी। ये कोई मजाक नहीं है, मुझे हैरानगी होती है। 5 साल के लिए इलेक्टेड हुए लोग बने, सरकार इनकी, 90% गवर्नमेंट इसकी। एक इमरान खान साहब का आना कि सेंटर गवर्नमेंट में मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, 90% पाकिस्तान पे इसकी गवर्नमेंट, और ये उसको तोड़ रहा है, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, फिर इलेक्शन कराओ, फिर मैं आ जाऊं। आईनी बहरान भी इस शख्स ने बनाया। और आज जो आईनी बहरान है, देखें 3 करोड़ वोटर ज्यादा हुए हैं, 3 करोड़ वोटर। अच्छा, असम्बलियों की तादाद जो है कौमी असम्बली की हर सूबे में वो अभी मुख्तलिफ हो गई है, क्योंकि जो सीटें हैं, लेकिन इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। अगर मरदमशुमारी पूरी हो गई है, चाहिए कि इसी टाइम में, इसी 3 महीने में उसके ब्लॉक्स करके और उस पर इलेक्शन करा दिया जाए। लेकिन ये इतना और आसान लेट काम ना नहीं किया है जाए। अब्बास साहब, इतना आसान काम नहीं है। अगर नई हल्का नहीं, बंदियां होती हैं तो मरदमशुमारी तो पंजाब की पूरी सीट हो कम गई होंगी, है, बलूचिस्तान की बढ़ जाएंगी। बलूचिस्तान की बढ़ेंगी, KPK की बढ़ेंगी, लेकिन मरदमशुमारी हो चुकी है, हर एक चीज पूरी हो चुकी है। तो सर, ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल इसमें तो है, कोई अगर ऐसा उसमें ये मसला नहीं मंजूरी है। हो जाती है तो क्या पेचीदगी बढ़ जाएगी, इलेक्शन डिले होगा? क्योंकि नई हल्का बंदियां ऐसे तो नहीं हो जाएंगी फौरी तौर पर, उस पर तो काम करना पड़ेगा। देखे, उसकी अगर मरदमशुमारी हो गई है, खाली शुमारती ब्लॉक बनेंगे और सीटें जो होंगी जिस तादाद पे, उसके एक कानून मौजूद है, उस पर करके और अपना टाइम पे इलेक्शन कर दें। जो टाइम है, 1.5 महीना टाइम इनके पास ये है, इसी में ये अपनी ब्लॉक्स भी बना सकते हैं, अपनी सीटों को भी नॉमिनेट और फिर इलेक्शन शेड्यूल भी दे सकते हैं। ये एक टाइम तो पूरा है 3 महीने का। अच्छा इफ्तिखार साहब, इतना ही आसान है सर कि टाइम है, आराम से हो जाएगा? मरदमशुमारी तो हुई हुई है, लेकिन उस पर संगीन खदशात का इजहार किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा सियासी हलकों की जानिब से भी और दीगर मामला। अगर उन खदशात के पेश नज़र वो मनसूख हो जाती है, फिर क्या होगा सर?
देखें, ये जो मरदमशुमारी और खानाशुमारी का जो मामला है, ये बड़ा संजीदा मामला है और इसकी बुनियाद पे ही सूबों के दरमियान महासिल की तकसीम, गोया कि जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है, वो आबादी की बुनियाद पे तकसीम होती है। तो अगर कोई एक सूबा या 2 सूबे इस सेंसस के ऊपर मोतरज़ हैं, तो हम्म। जब तक उनके एतराज़ात को दूर नहीं किया जाता, तब तक तो वैसे भी मेरा ख़्याल है कि इस सारे अमल को रोकना चाहिए। रह गया मामला ये, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी 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 जी। और रह गया मामला ये कि अगर आप इसको मुश्तरका मफादात कौंसिल में अप्रूव करते हैं और उसके बाद डीलिमिटेशन की तरफ जाते हैं, नई हल्का बंदियां बनाते हैं, तो मेरी एक नाकिस राय में कम अज कम 4 माह का अरसा दरकार है सारे प्रोसेस पे, क्योंकि जब आप डीलिमिटेशन करेंगे उसके ऊपर भी एतराजात आएंगे, फिर जी उन एतराजात को इलेक्शन कमीशन सुनेगा और उनको दूर करने के लिए भी उनको एक वक्त दरकार है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है कि आप कहें कि ये 1.5 माह के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं। और साथ में ये कि मुश्तरका मफादात कौंसिल अगरचे चारों चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये मुश्तमिल है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 सूबों में निगरान वज़ीर आला हैं। गोया कि वो हकीकी अवामी नुमाइंदे नहीं है, वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं है अवाम के। हम्म। अगरचे आईन पाकिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है, निगरान या मुंतखब वज़ीर आला का जिक्र नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ पे चीफ मिनिस्टर से मुराद एक मुंतखब अवामी नुमाइंदा ही है, तो अगर वो लोग मौजूद नहीं हैं, तो क्या ये निगरान वज़ीर आला उस कौंसिल के मेंबर हो सकते हैं? और क्या इनके पास ये मैंडेट है कि वो इतने अहम कौमी मसले को अप्रूव करें? तो मेरा ख्याल में इसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो इस वक्त तो सूरत हाल जो तकाजा कर रही है वो ये कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए और उनको फिर पुरानी मरदमशुमारी पे किया जाए। अगर इस नई के साथ किया जाता है तो मेरा ख्याल में एक नई कंट्रोवर्सी डेवलप होगी। आपको वो तो मालूम सर है पुरानी पर भी सिंध से होगी, पुरानी पर पीपल्स भी जो पार्टी और इत्तेहादी एमपीएम हैं और हुकूमत इसी के, वो तो तरह मानने जगहों को से भी तैयार नहीं आजाद है। किए जा रहे हैं। अच्छा अब्बास साहब, यही बात अगर नई मरदमशुमारी के तहत होता है तो फिर टेक्निकली मैं अगर आपको बताऊं तो हमने कुंवर दिलशाद साहब से ये चीज़ पूछी और आप जानते हैं कि वो इन चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ बेहतर जानते हैं। उन्होंने हमें यही कहा कि ये तकरीबन इलेक्शन डिले होता है अगर इस तरह से होता है, लेकिन अगर पुरानी मरदमशुमारी पर होता है तो अब्बास साहब कैसे मनाएंगे सबको और कैसे बात होगी? आपके तो अपने इत्तेहादी एमक्यूएम पाकिस्तान ही इससे नाराज़ है। एमक्यूएम के अलावा भी जो है, जब एक तरफ हम कहते हैं कि लोगों की हक, आवाम का हक और हकूक़ दिए जाएं, ह्यूमन राइट्स फलाना, तो ये 3 करोड़ वोटर जो बड़े हैं, ये मरदमशुमारी जो हो गई है, इसका क्या रिज़ल्ट होगा? जिन मिसाल एक आदमी का 4 लाख पे सीट बनती है या 6 लाख पे, और एक तरफ 14 लाख की आबादी पे सीटें हैं, तो आया वो और ये भी जायज़ है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि अगर उस पर अभी भी एक स्पीडी काम शुरू हो जाए, तेज़ी के साथ काम शुरू हो जाए और एक कमिटमेंट के साथ काम शुरू हो जाए कि टाइम पे इलेक्शन भी कराना है और ये भी करना है, तो मेरे ख्याल इत्यादियों का मसला भी हल जाएगा। बलूचिस्तान वाले जैसे कह रहे हैं कि हमारे सीट बढ़ रहे हैं, KPK वाले कह रहे हैं हमारे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको हो जाना चाहिए, क्योंकि जो सीटें 13-14 बढ़ रही हैं वो पंजाब की मेरे ख्याल कम हो रही हैं और बाकी सूबों की बढ़ रही हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, चले इस पर तो हो गई बात। ये बताएं सर कि क्या देख रहे हैं इंतखाबात के सेटअप के हवाले से, क्या कोई नाम फाइनल क्यों नहीं हो रहा निगरान वज़ीर आला के लिए, या कुछ फाइनल हो रहा है तो अभी भी उसमें इबाम है और जो नाम सामने आ जाते हैं जैसे कभी मक्सी साहब का, असलम रेसानी साहब का, कभी इसहाक डार साहब का, ये क्या मामला चल रहा है सर? देखें, मेरा ख्याल में अगरचे ये 13 जमातों की एक इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन उनके आपस में कितनी कोऑर्डिनेशन है, कितना वो सेम पेज पे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा एक बड़ा एग्जाम्पलरी अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं। और हर जमात की कोशिश ये है कि शायद उनका जो पसंदीदा शख्स है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे आए, और यही वजह है कि हर कोई अपने कार्ड्स अपने सीने से लगाए बैठा है और किसी दूसरे शख्स के साथ डिस्कस डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा है कि जब इसहाक डार साहब का नाम मंजर आम पे आया थ्रू मीडिया, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कितना स्ट्रांगली रिएक्ट किया, गोया कि 2 उनके अहम लोगों को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये इफ्तिखार बताना साहब पड़ा एक टेक्निकल कि चीज़ इसहाक है, डार साहब इफ्तिखार साहब एक पार्टी से टेक्निकल बिलोंग चीज़ है, करते।
निगेट नहीं किया, उन्होंने ना नहीं किया, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अभी तक कोई सामने नहीं आया, कोई ऐसी तजवीज़ नहीं आई, लेकिन हरगिज़ ये नहीं कहा कि नहीं हम तो इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं इस नाम को, ये भी नहीं कहा। लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा है कि उस शख्स का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होना चाहिए और निगरान वज़ीर आज़म को गैर जानिबदार होना चाहिए। सर ये तो इससे पीपल्स मुराद पार्टी ये तो है कि कहती है उनके कि कोई नाम पे सियासी मोतरिज शख्सियत थे होनी और चाहिए। साथ में उनका ये भी एक एतराज था कि उनसे इस मामले पे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई। तो मेरा ख्याल में उससे अंदाजा होता है कि इत्तेहादी अपनी अपनी राह ले रहे हैं, वो अपने अपने अंदाज में अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं और ये जो एक जबरन शादी थी अब वो अपने अख्ताम को तो ज़रूर पहुंच रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मामला सियासी जमातों के बजाय कहीं इलेक्शन कमीशन में जाके तय होगा। अगरचे नाम आ भी गए, इत्तेफाक राय लगता है कि राजा रियाज साहब के साथ भी इनका नहीं होगा, वो भी कोई और लाइन ले रहे हैं, उनकी भी डायरेक्शंस कहीं और से आ रही हैं। तो ये मामला अल्टीमेटली कमेटियों से होता हुआ इलेक्शन कमीशन में जाएगा। फिर आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि इलेक्शन कमीशन में जब फैसले होते हैं तो वो कैसे फैसले होते हैं। बहरहाल वो सियासी जमातों के नहीं होते, वो कहीं और से होते हैं। तो देखिए अब मेरे ख्याल में ज़्यादा देर नहीं रह गई, क्योंकि इन्होंने फैसला तो कर लिया है कि 9 तारीख को बहरहाल असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाएंगी और उसके बाद यकीनी तौर पे निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत होगी और इस दौरान जितनी देर भी लगती है तब तक शहबाज शरीफ साहब ही बतौर वज़ीर आज़म काम करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि नून लीग की तो ख्वाहिश यही होगी कि अगले 20 दिन तक कोई इत्तफाक राय ना हो और चीफ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शहबाज शरीफ साहब ही अच्छा जी अब्बास साहब, सर कोई नाम पर इत्तफाक नहीं हो रहा, कोई मामलात सीधे लगता नहीं है कि हो रहे हैं। अगर हो भी रहा है तो ये बताइएगा टेक्नोक्रेट के नाम से इतना क्यों भाग रहे हैं और क्यों बार बार ये बात कही जा रही है दोनों सारे हलकों से कि कोई सियासी शख्सियत होगी, कोई सियासी शख्सियत होगी, फिर उसकी कोई वाबस्तगी भी नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है कि कोई सियासी शख्सियत हो और उसकी कोई वाबस्तगी भी ना हो? किसी शख्स हो उसकी वाबस्तगी ना हो। मैं ज़ाती राय पे देखता हूँ कि ये कोई इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, ये कोई टेक्नोक्रेट इस तरह होना चाहिए कि ये जो इकॉनमी अभी कड़ी हो रही है और चल रही है इसमें कोई मसाइल ना आए, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस मुल्क को दोबारा एक ट्रैक पे लाया जा रहा है। आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है 17 पे चली गई है, एक एक चीज़ ठीक हो रही है। तो चाहिए ये ऐसे दोबारा इसको क्राइसिस में हाँ नहीं जी, ले 6 जाना साल बाद चाहिए। जो भी 49,000 वज़ीर इंडेक्स आज़म पर हो आ गई वो है। इस इकॉनमी को ज़रूर संभाले और इसको जब तक दूसरी गवर्नमेंट आती है कि इसमें मसाइल आवाम के लिए ना आए और उसको स्मूथली चलाए। अगर टैक्स कलेक्शन है, अगर इकॉनमी है, अगर एक्सपोर्ट है, डोमेस्टिक इकॉनमी है, उसको उसकी समझ हो। लेकिन इफ्तिखार साहब, मैंने जब पीपल्स पार्टी से बात की तो वो ये कहते हैं कि कोई सियासी बंदा होना चाहिए, हमें टेक्नोक्रेट पर कोई भरोसा नहीं, हमने पुराने तजर्बे देखे हैं। अब ज़ाहिर है अब्बास साहब का अपना व्यू है, उन्होंने कहा कि कोई टेक्नोक्रेट इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, लेकिन अगर कोई टेक्नोक्रेट नहीं होता और कोई सियासी शख्सियत आती है तो और पेचीदा हो जाएगा मामला। मेरे ख्याल में जो सियासी जमातों को एक डर और खौफ है वो यही है कि अगर निगरान सेटअप किसी सूरत में तवालत इख्तियार करता है और उसको रजिस्ट करने के लिए अगर कोई सियासतदान होगा तो शायद बेहतर अंदाज में रजिस्ट करेगा और वो वक्त पे इलेक्शन कराने के हवाले से दबाव अपना डालेगा। और अगर कोई टेक्नोक्रेट हुआ तो शायद वो फिर इस निगरान सेटअप को एक्सटेंड करने के हवाले से कोई दबाव या कोई प्रेशर आता है तो उसके साथ जाएगा। तो मेरे ख्याल में सब जो प्राइम कंसर्न सियासी जमातों का वो ये है कि उनको अपना एतमाद का शख्स होना चाहिए जो एतमाद के शख्स से जो मुराद पॉलिटिकल यकीनी तौर पर कोई है सियासी उसको शख्सियत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर इफ्तिखार शिराजी साहब, सीनियर तजियाकार और सेनेटर अब्बास आफरीदी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ी अहम बात आपको बताएंगे। पाकिस्तान और ईरान जो कि ब्रदर मुल्क हैं, दोनों के तजारती ताल्लुकात बढ़ेंगे तो पाकिस्तान को ईरान दोनों को फ़ायदा होगा। दोनों के साथ गैस पाइपलाइन वाला मामला आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान ईरान दोनों को फ़ायदा होगा। दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, आगे बढ़ रहे हैं। वापस आते हैं तो बताते हैं इस हवाले से। वेलकम बैक जी। जैसा कि मैंने कहा था बात करेंगे पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं।
आज पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत हुए और दोनों मुल्कों में तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। इससे कबल आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके ईरानी हम मनसब अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा के लॉन में दोस्ती के यादगार के तौर पर स्नोबर का पौधा लगाया। उससे पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ारत ख़ारजा आमद पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया। दोस्त और दुश्मन बदले जा सकते हैं, लेकिन हमसाए नहीं बदले जा सकते। आलमी सियासत अब तेज़ी से बदल रही है। सदियों पुराने हरीफ भी अब एक दूसरे के हलीफ बन रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान भी दोनों ऐसे ही हमसाए ममालिक हैं जिनके बाहमी ताल्लुकात में माजी में उतार चढ़ाव आता रहा। ताहम अब पाकिस्तान ईरान दो तरफा ताल्लुकात पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और मुस्तहकम बुनियादों पर अस्तवार हो रहे हैं। एक खुशगवार हकीकत ये बताती है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क ईरान ही था। गुज़िश्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बजा तौर पर इस बात की तजदीद की थी कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मामूल के नहीं बल्कि हर तरह के इख्तलाफात से पाक हैं। दो अच्छे हमसायों और इस्लामी भाईचारे की बुनियाद पर ये ताल्लुकात अस्तवार हैं। हालिया दिनों में सऊदीया ईरान ताल्लुकात की बहाली और खुशाइन पेशरफ्त पाकिस्तान के बशमूल खित्ते की तरक्की और खुशहाली में एक अहम संग-ए-मील साबित होगी। चंद माह कबल ही 900 किलोमीटर तवील पाक ईरान सरहद के पशीनमंद क्रॉसिंग पॉइंट पर मुश्तरका तौर पर कायम करदा पहली मार्केट और गवादर के लिए ईरान से फराहम करदा बिजली की 100 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने मुश्तरका तौर पर किया था और इस बात का बरमला इजहार भी किया गया कि हमें तिजारत, सरमायाकारी, IT, ज़राअत और दीगर मुआशी मैदानों में अब आगे बढ़ना चाहिए। अपनी टीम्स के हमरा दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफाक किया था। यहाँ ये बात बहुत आम होगी कि पाकिस्तान कमोबेश 3 दहाइयों से तवानाई के बहरान का शिकार है। आज नौबत शोबा बिजली के इंतहाई सतह के गर्दिशी कर्जों और फिर बढ़ती हुई लोड शेडिंग, तेल और गैस की कमी तक जा पहुँची है, जबकि मौजूदा हालात में मईशत समंदर पार से ये ज़रूरियात इंतहाई महंगे दामों पूरी करने की मुतामिल नहीं हो सकती। ताहम ये इंतहाई खुशाइन बात है कि ईरान ने एक बार फिर इनकी फराहमी और इसके बदले में पाकिस्तान की ज़रई और सनती पैदावार की दरामद बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। जहाँ सस्ती बिजली का हुसूल अहम तरीन कदम होगा, वहीं इसी तरह क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मुश्तरका मार्केट्स का क़याम अरबों रुपयों की स्मगलिंग की रोकथाम में मददगार साबित होगा। ईरान पाकिस्तान के लिए सस्ते तेल और गैस और बिजली की फराहमी में इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क है। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत ने ईरान से गैस पाइपलाइन लाने का मुआहदा भी किया था। इसी तरह ईरान पाकिस्तान से बासमती चावल, आम और किन्नू का एक बड़ा ख़रीदार है। तो कुल ये बात साबित होती है कि आप अपने हमसायों के साथ इस वक्त जो हालिया वक्त है, इस दौर का ये तकाजा है कि तमाम हमसायों के साथ ख़ास तौर पे अपने बिरादर ममालिक के साथ अपनी तिजारत को बढ़ाएं, बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करें, जो कि अब होता दिखाई भी दे रहा है ईरान के साथ, जिसका आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को फ़ायदा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की सूरत में भी होगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।